हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मिक्सिंग ऑफ टू एसिड्स एंड टू बेसिस का नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला देख लिया था। एन टोटल इज इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये नॉन रिएक्टिंग थे क्योंकि दो एसिड कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते और दो बेस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। अब हम लोग नॉर्मेलिटी निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसे मिक्सचर का, एक ऐसे सॉल्यूशन का जो आपस में क्या है, रिएक्टिंग नेचर के हैं। ठीक है, तो रिएक्ट करने के लिए हमें एक एसिड लेना पड़ता है और एक बेस लेना पड़ता है। तो हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर वन एसिड की वन बेस की, यानी कि हम लोग जानते हैं जब एसिड बेस से क्या करता है, हमारा रिएक्ट करता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। और वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट का, विच में भी न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक बेसिक कैसा भी हो सकता है। तो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर एक होता है हमारा सॉल्ट, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस अपने एक दूसरे के इफेक्ट को करते हैं, नलीफाई करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे यहाँ पर, सॉल्ट। जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक मोल एसिड एक मोल बेस के साथ रिएक्ट किया तो एक मोल सॉल्ट बना। 2 मोल एसिड लिए अगर मान लो हमने और 1 मोल क्या लिया, बेस लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट जो होगा वो 1 मोल ही फॉर्म होगा क्योंकि 1 मोल एसिड लेफ्ट रह जाएगा क्योंकि LR बेस था। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स। पहले मिली इक्विवेलेंट हम लोग एसिड के निकालेंगे और फिर बाद में मिली इक्विवेलेंट किसके देखेंगे, हम लोग बेस के। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। सपोज एक सॉल्यूशन है, ये इसकी मोलरिटी M1 दिया हुआ है और वॉल्यूम इसका V1 दिया हुआ है। एक ये सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी M2 दी हुई है और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, V2। इसके जो मिली इक्विवेलेंट है, सपोज ये एसिड है हमारा, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा बेस है। तो इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे वो क्या होंगे, M1V1। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये एसिड के क्या हो गए, मिली इक्विवेलेंट हो गए, और ये क्या हो गए, हमारे बेस के मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया जो एसिड और बेस से मिलकर के बना है। और इस सॉल्यूशन की जो फॉर्म हुआ इन दोनों के मिक्सचर से, इसकी टोटल नॉर्मेलिटी हमें क्या करनी है, निकाल। तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन या 2 केसेस की स्टडी करनी है। जब हम लोग एसिड और बेस को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन है, सबसे पहला हो सकता है कि इक्विवेलेंट्स किसके ज़्यादा है, एसिड के, और सेकंड कंडीशन में हो सकता है किसके इक्विवेलेंट ज़्यादा है, बेस के। जब एसिड के इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे तो एसिड के जो मोल्स है वो बच जाएंगे और बेस के क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब बेस के ज़्यादा होंगे तो बेस के बच जाएंगे और एसिड के खत्म हो जाएंगे। तो जिसके बचेंगे उसी की तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हमारा एसिड लार्जर अमाउंट में, यानी मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के क्या है, ज़्यादा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल नॉर्मेलिटी का क्या लगाएंगे हम लोग, मिली इक्विवेलेंट्स लेंगे हम लोग पहले M1V1 किसके, एसिड के, क्योंकि एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, उसे हम लोग इक्विवेलेंट्स बेस के जो इक्विवेलेंट्स है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अपॉन में टोटल वॉल्यूम जो क्या होगा हमारा, V1 प्लस V2। तो ये टोटल नॉर्मेलिटी आ जाएगा जो सॉल्यूशन फॉर्म्ड हुआ है एसिड और बेस के मिक्सचर से। इसका जो नॉर्मेलिटी है, टोटल नॉर्मेलिटी वो हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे N1V1 माइनस N2V2। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स ये भी हो सकते हैं, और मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो सकते हैं हमारे, N1V1 और N2V2 वो मोलरिटी के टर्म में थे, और ये किसके अब टर्म में हो गए, नॉर्मेलिटी के टर्म में। ठीक है, सभी लोगों की बात समझ में आ गई। अब सेकंड कंडीशन हो सकता है कि एसिड जो है हमारा वो कम अमाउंट में, या कह सकते हैं बेस के जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, हमारे एसिड के इक्विवेलेंट्स। टोटल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इक्विवेलेंट बेस के ज़्यादा हो गए, यानी N2V2 जो है वो बड़ा हो गया किससे, N1V1 से। तो N2V2 में से N1V1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो ये टोटल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया हमारा, इसके लिए जब हमारा एसिड के इक्विवेलेंट्स जो है, मिली इक्विवेलेंट्स वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले करना क्या है कि जब भी एसिड बेस का मिक्सचर आएगा तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स निकालने, N1V1 और N2V2 की दोनों की वैल्यू निकालने। जब मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिए तो कंपेयर करें किसके ज़्यादा है। अगर एसिड के ज़्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, यानी एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स में से बेस के मिली इक्विवेलेंट घटा करके उसके टोटल वॉल्यूम का डिवाइड लगा दें। अगर बेस के ज़्यादा है तो बेस के मिली इक्विवेलेंट में से एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स घटा करके टोटल वॉल्यूम का डिवाइड लगा करके इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस मैंने क्वेश्चन दिए। ठीक है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सबसे पहले
हम लोग, मैं एक टाइप का क्वेश्चन में कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहला टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है हम लोगों को। जैसे सपोज देखें, पहला ही पार्ट देखें, 0.1 m मोलरिटी 20 ml H2SO4 का सॉल्यूशन है जो मिक्स किया गया है 0.2 m मोलरिटी 10 ml HCl के सॉल्यूशन से। तो बताएं हमने जो मिक्स किए हैं वो दोनों ही एसिड है, हमारी H2SO4 भी एसिड है और HCl भी हमारा क्या एसिड है। तो दो एसिड को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। सेम टाइप के सब्सटेंस को जब ऐड करते हैं तब तो सोचना ही नहीं है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। टोटल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। तो N1 इज द मोलरिटी ऑफ द फर्स्ट वन, नॉर्मेलिटी ऑफ द फर्स्ट वन। नॉर्मेलिटी क्या है हमारा 0.1, और नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, सॉरी मोलरिटी कितना 0.1, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर और एन फैक्टर। और एन फैक्टर यहाँ पर देखें H2SO4 का कितना है 2 है, इंटू वॉल्यूम V1 वॉल्यूम कितना है हमारा 20 ml। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो नॉर्मेलिटी। अगला नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर का वैल्यू 1 है हमारा यहाँ पर, क्योंकि HCl में कितना एक ही H पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर। और दूसरा जो वॉल्यूम है वो कितना है यहाँ पर 10 ml अपॉन में टोटल वॉल्यूम देखेंगे हम लोग 20 ml प्लस 10 ml। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4 और 0.1 का करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर हमारा, अपॉन में कितना आ जाएगा 30। तो ऊपर कितना आ गया 6 आ गया और नीचे कितना आ गया 30, 6 5 30, 1/5 यानी कि 0.2 विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो दो एसिड को मिलाने पर बना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहला क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर। इसके बाद हम लोग देखें अगला क्वेश्चन करते हैं। जब हमने मिक्स किया है NaOH को किसके साथ, एसिड के साथ, यानी H2SO4 हमारा यहाँ पर एसिड है और NaOH को हमने मिक्स किया है एसिड के साथ। तो देखें यहाँ पर जब एसिड और बेस का मिक्सचर है यानी रिएक्टिंग मिक्सचर है, तो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपना मिक्सिंग का। नॉर्मेलिटी हम लोगों ने टोटल नॉर्मेलिटी इजीली कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें हम लोग मिक्सिंग जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं मिक्सिंग। एक तो हमारा देखें NaOH है और H2SO4 है, यानी एक एसिड है और एक बेस है। तो जब हम लोग एसिड और बेस की मिक्सिंग करते हैं यानी NaOH और H2SO4 की मिक्सिंग करते हैं तो टोटल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग टोटल नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं एसिड और बेस की तो पहले मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं मिली इक्विवेलेंट्स NV यानी एसिड्स के मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेता हूँ। तो एसिड कौन है हमारा H2SO4। तो H2SO4 नॉर्मेलिटी क्या होता है बताएं सभी लोग, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। तो मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर कितना है यहाँ पर 2 H2SO4 का, इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 20। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग ml में ही लगाते हैं मिली इक्विवेलेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा कितने आ गए 2 2 4 आ गए यहाँ पर। अब हमें मिली इक्विवेलेंट्स किसके निकालने हैं, बेस के। तो बेस के मिली इक्विवेलेंट्स के लिए बेस की मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, मोलरिटी एक्स फैक्टर 1 ही है यहाँ पर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 20। तो कितना आ गया 5 2 10, यहाँ कितना आ गया हमारा 10 आ गया। बात समझ में आ गई। अब इक्विवेलेंट्स देखें तो बेस के क्लियरली मुझे इक्विवेलेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बेस के इक्विवेलेंट्स जो है वो एसिड के इक्विवेलेंट्स से ज़्यादा है, कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, बेस के इक्विवेलेंट्स में से एसिड के इक्विवेलेंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे टोटल वॉल्यूम। तो बेस के इक्विवेलेंट 10 है और एसिड के इक्विवेलेंट 4 है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, बेस के प्लस एसिड के वॉल्यूम कितना हो गया 20 अपॉन 40। तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 40 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 3/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.15 विल बी द टोटल नॉर्मेलिटी। इस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं। बाकी के 2 बचे सवाल सभी लोग आप लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसके बाद जो आखिरी सेकंड क्वेश्चन है उसको भी सब दमदार तरीके से एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, देखें थर्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि हमने NaOH को मिक्स किया किसके साथ, BaOH के होल ट्वाइस के साथ, और टोटल नॉर्मेलिटी सभी ने निकाल लिया होगा। कैसे करेंगे इसको हम लोग देखें। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने दोनों बेस को मिलाया, तो दो बेस को टोटल नॉर्मेलिटी में हमें क्या निकालना है, बस इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो 0.2 इंटू एक्स फैक्टर 1 ही है और ठीक है, और 0.2 इंटू 1 एक्स फैक्टर 1 ही है इंटू 30 प्लस में मिली इक्विवेलेंट्स हम लोग अगेन दूसरे बेस के 0.5 इंटू एक्स फैक्टर, एन फैक्टर कितना हमारा यहाँ पर 2 है और वॉल्यूम कितना 20, टोटल वॉल्यूम 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली हम लोग कर सकते हैं 3 2 6, यहाँ पर 6 आ गया, 5 2 2 4 4 5 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा
20 आ जाएगा अपॉन में 50। तो ये आंसर हो गया हमारा थर्ड वाले का। इसके बाद फोर्थ वाले में हमने एसिड और बेस को मिलाया है, तो पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट्स निकालना है। पहले एसिड के इक्विवेलेंट्स निकालेंगे हम लोग। एसिड के क्या होंगे, नॉर्मेलिटी निकालना है, तो मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर या एन फैक्टर, और वॉल्यूम आ गया हमारा ये। इसी के तरह से हम लोग बेस के निकालेंगे। बेस के हमारा बी एच का होल ट्वाइस, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है हमारा इसके लिए 2 है, और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 50। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे 10 यहाँ पर, और जो हमारा बेस है उसके कितने आ रहे हैं, उसके भी कितने आ रहे हैं हमारे 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे 20 मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे किसके, बेस के। क्लियरली मिली इक्विवेलेंट बेस के ज़्यादा है, तो बेस के अगर मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो टोटल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बेस के मिली इक्विवेलेंट्स माइनस एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो बेस के कितने हमारे पास 20 माइनस 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हमारे पास 150। सॉरी यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 है शायद, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। तो 1 में से हम लोग अगर घटाएंगे, ठीक है, और टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 19/60। इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से टोटल नॉर्मेलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर ऑफ 250 ml of 0.6 m HCl and 7.7 m ऑफ हमारा क्या दिया हुआ है 0.2 m HCl एंड ऑब्टेन इतना सॉल्यूशन। तो सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम लोगों को इसको कैसे करना है देखें। पहले तो हमें 2 सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है मिक्सचर, तो उन दोनों सॉल्यूशन से जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसकी हम लोग क्या निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी। तो दोनों ही एसिड का है तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 0.6, ठीक है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 1 ही है हमारा, इंटू वॉल्यूम प्लस मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 1 ही है यहाँ पर, और वॉल्यूम 750 अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 1000 ml, ठीक है। ये टोटल नॉर्मेलिटी आ जाएगा यहाँ से देखें 25 6 कितना हो गया हमारा 150, और 150 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 75 2 से अगेन कितना आ गया हमारा 150 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000। तो ये 300 हो गया, और नीचे कितना आ गया 1000। तो इसका हम लोग देखें तो कितना आ गया हमारा 0.3। तो 0.3 नॉर्मेलिटी आ गया। अब वो पूछ रहा है कि डाइल्यूशन कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर से बना है, इन दोनों के मिक्सचर से, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला N1V1 = N2V2। पहले नॉर्मेलिटी कितनी थी 0.3, ठीक है, और वॉल्यूम हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, ताकि इसकी नॉर्मेलिटी बाद में कितनी हो जाए 0.25। कितना वॉल्यूम हमें मिलाना है, तो वो V2 हमारा वॉल्यूम अभी हम लोग V2 मान लेते हैं जो भी मिलाएंगे। और पहले कितना था वॉल्यूम हमारा 1000 ml। तो यहाँ पर जो N1V1 का वैल्यू हो कितना आ गया हमारा 300, और यहाँ पर 300 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखें, पॉइंट हटाया तो 2 zeros आगे बढ़ गए। इसके बाद देखें 25 6 कितना होता है 150, तो ये 12 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे 1200। तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो 1200 ml हो गया। तो हमने पहला वॉल्यूम कितना था, पहले V1 कितना था 1000 ml था, तो हमने यहाँ पर डेफिनेटली कितना ml वाटर मिलाया होगा 200 ml वाटर हमने यहाँ पर ऐड किया होगा। इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, फॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग। फॉर्मेलिटी क्या होता है, जस्ट नॉर्मेलिटी ही होता है, ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मेलिटी के जैसा है। जैसे नॉर्मेलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी होता है। इसी तरीके से फार्मूला यूनिट्स के लिए, जो फार्मूला यूनिट वाले कंपाउंड्स हैं उनके लिए नॉर्मेलिटी की जगह बस हम लोग नाम बदल करके क्या बोलेंगे, फार्मूला यूनिट्स बोलेंगे। तो अब बात आती है कि फार्मूला यूनिट्स कहते कैसे हम लोग, फार्मूला यूनिट वाले कंपाउंड्स होते कौन से, जैसे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl KCl, जितने भी ऑल आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर फार्मूला यूनिट्स। तो फार्मूला यूनिट्स कुछ नया नहीं है, आयनिक कंपाउंड्स को ही कहते हैं, और उनके लिए नया टर्म्स हमने एक तरह से यूज करते हैं फार्मूला यूनिट। जैसे सपोज NaCl हमारा क्या है
डिजोल्व किया हमने वाटर में और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो उसकी अगर हमें मोलरिटी निकालना है तो उस मोलरिटी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मेलिटी कह सकते हैं, यानी फॉर्मेलिटी कह सकते हैं। फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा वही होगा, यहाँ पर हम लोग क्या ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, द सेम फॉर्मूला वी यूज हेयर। ठीक है, तो ये बस जो फॉर्मेलिटी था वही नॉर्मेलिटी। इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। वीडियो को पॉज करें और अच्छे से करें क्वेश्चन को। ठीक है, आप सभी ने कर लिए होंगे, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मोलरिटी सबसे पहले हमें निकालना है, तो मैंने बता दिया अगर फॉर्मेलिटी गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया जैसे नॉर्मल मोलरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन होता था, उसी तरीके से ट्रीट करना है। तो जो फॉर्मेलिटी गिवन है, तो 0.2 क्या हो गए हमारे, मोल्स हो गए। ठीक है, और मोल्स किसके हो गए, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद अगर हम लोग इसके वॉल्यूम की बात करें, तो मैंने बताया आपको अगर फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी गिवन है आपको, तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है वॉल्यूम मेंशन नहीं है अगर, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट हमारा जो होगा वो वाटर ही होगा। इसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में मोलरिटी पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया जो मोलरिटी होगा वही फॉर्मेलिटी होगा, तो मोलरिटी विल बी 0.2। मास ऑफ क्या पूछा है हमसे, NaCl का, जो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो मास ऑफ यूनिट से जो NaCl है हमारा, उसे कैसे निकालेंगे हम लोग, मोलरिटी गिवन है तो यही क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का बस मल्टीप्लाई कर देना, यानी 0.2 में हम लोग मोलर मास ऑफ NaCl का मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 58.5, वी गेट द गिवन मास। इसके बाद हमें एक और पार्ट है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालनी है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, क्या होती है, मोल्स ही एक तरह से, तो मोल कितने हैं, 0.2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो मोल हैं उनके वो कितने हो गए हमारे, 2 ही हो गए। इसके बाद हम लोग अगले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। सभी लोग H2O2 को जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हमने क्या ले रखा है, एक सॉल्यूशन ले रखा है। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है हमारा, H2O2 है। ये जो सॉल्यूशन है H2O2 का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, इसकी खासियत क्या है कि आपने जैसे इसे प्रिपेयर किया H2O2 का और इस बीकर में रख दिया, तो ये अपने आप ही डिकम्पोज होता है। ऑन स्टैंडिंग इट डिकम्पोजेज एंड लिबरेट्स O2 गैस, और यहाँ से क्या लिबरेट करेगा, बहुत सारी O2 गैस, यानी अपने आप टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के कौन सी गैस लिबरेट करने लगेगा, O2 गैस, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, सभी लोग जानते हैं इस रिएक्शन को, जो H2O2 है ऑन स्टैंडिंग डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज करके कौन सी गैस लिबरेट करता है, O2 गैस, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जो H2O2 का आपने सॉल्यूशन लिया था वो सिर्फ वाटर ही बन गया होगा, और बहुत सारा ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, लिबरेट हो गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये H2O2 गैस है, ये H2O लिक्विड है, और यहाँ पर ये भी क्या है, H2O2 हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर 1 मोल हम लोग H2O2 का ले रहे हैं तो हमें कितना मोल मिल रहा है O2 का, हाफ मोल O2 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया H2O2 के सॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद हम लोग को एक टर्म सीखना है यहाँ पर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या होता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वॉल्यूम ऑफ O2 produced by 1 liter H2O2 solution, प्रोड्यूस्ड बाई 1 लीटर, यानी कि कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हो रहा है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन लेने पर। वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस बाई 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन एट STP कंडीशन। STP कंडीशन सभी लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर लेने पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर लेने पर, इस STP कंडीशन पर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हो रहा है, वही हमारा क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। याद रखें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल V से। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना H2O2 से, और कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गया सभी के। इसके बाद हम लोग को इम्पोर्टेंट एक रिलेशन देखना है, जो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी
एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मैंने दोनों के सिंबल लिख दिए बस। मोलरिटी कैपिटल M है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारा कैपिटल V है। इनमें रिलेशन देखना है। सपोज मैंने सॉल्यूशन ये जो है H2O2 का, इसकी मोलरिटी दी हुई है और M मोलरिटी का ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है। आपको मोलरिटी क्या है गिवन है, M मोलरिटी का क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखें सभी लोग रिएक्शन से हम लोग पहले देखते हैं। अगर मैंने 1 मोल H2O2 का सॉल्यूशन लिया तो वो कितना मोल प्रोड्यूस करेगा O2? हाफ मोल O2 विल बी प्रोड्यूस्ड। और हाफ मोल O2 का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं तो एक मोल का 22.4 होता है एट STP कंडीशन पर, तो आधे मोल का कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ गया सभी के? अब हम लोग देखें जो मैंने सॉल्यूशन लिया उसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है? M। अगर मोलरिटी M गिवन है तो वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं। हम लोग जानते हैं कैसे, मोलरिटी अगर गिवन है तो मोलरिटी का पता है सभी लोग, फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन। जब मोलरिटी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं, जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वही मोलरिटी, अगर मोलरिटी M है तो वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यानी H2O2 के यहाँ पर मोल कितने होंगे? M मोल ऑफ H2O2 मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो बताएं जब मैंने M मोल लिया है तो कितना लीटर O2 प्रोड्यूस करेगा? X लीटर मान लेते हैं हम लोग। इस X की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके X बन जाए X, और M का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे तो M इंटू 11.2। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर ये जो X है, इस X को मैं क्या बोलूँगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलूँगा, क्योंकि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाई 1 लीटर। तो इस X को मैं V बोल सकता हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम है किसका? O2 जो प्रोड्यूस हो रहा है H2O2 के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम लोग मोलरिटी भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिवाइड लगा दें किससे? 11.2 से। नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। याद रखें यहाँ पर एन फैक्टर, अभी के लिए बस याद रखें, वैसे मैंने रिडॉक्स में बता रखा है, इसके लिए एन फैक्टर H2O2 के लिए जो एन फैक्टर है वो कितना आता है? यहाँ पर 2 आता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी अगर गिवन है हमें सपोज कितना है हमारा? V बाई 11.2, तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पर? 2 से अगर हम लोग करेंगे तो V बाई 5.6 हमारा क्या आ गया यहाँ पर? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, स्टोइकोमेट्री की मदद से बस मैंने यहाँ पर रिलेशन लगाया। ये बात सभी के समझ में आ गई कि X लीटर को मैंने कैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कह दिया, क्योंकि यही तो वॉल्यूम क्या है? O2 का प्रोड्यूस हो रहा है जब हम लोग M मोलरिटी यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। बात सभी के समझ में आ गया? तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में? मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में। इसके बाद हम लोग H2O2 के सॉल्यूशन की लेबलिंग करना सीखेंगे। ठीक है, मैंने लेबलिंग आपको बताया। सपोज एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है जिसपे एक लेबल लगा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 20V। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेशन है। ये आपको सलून्स में देखने को मिलेगा। सलून्स में H2O2 के बॉटल्स होते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर लेबल भी लगा होता है कि इतने वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन। तो आपको एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, तो आप उससे क्या समझ सकते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि आपको यहाँ पर इससे क्या समझना है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है तो आपको ये कंसीडर करना है कि 1 लीटर का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, 1 ml भी मान सकते हैं, मगर आप ये कोशिश करें कि हमें 1 लीटर का ही माने। ठीक है, 1 ml भी मान सकते हैं। 1 लीटर का अगर आपका सॉल्यूशन है तो वो 20 लीटर O2 क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आपको 20V गिवन है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो वो 20 लीटर O2 क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने 1 लीटर H2O2 इसमें ले लिया तो यहाँ से 20 लीटर O2 क्या होगा? एस्केप हो जाएगा। अगर आपने 1 ml का सॉल्यूशन लिया है तो यहाँ से 20 ml O2 क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये लेबलिंग करने का एक अंडरस्टैंडिंग का क्या है? तरीका है कि अगर आपको लेबलिंग गिवन है तो हम लोगों को इस तरीके से कंसिडर करना है। सभी लोगों की समझ में आ गई लेबलिंग? इसके बाद हम लोग मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ठीक है, जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है 2012 में। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन भी दिया है। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और अच्छे से इस क्वेश्चन को करें, अटेम्प्ट करें। ठीक है, देखें इसमें हम लोगों को सबसे पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है हमारा मोलरिटी, और यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको गिवन है। बस यहाँ पर ये जो 20V है इसकी जगह कितना है? आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना गिवन है? 16.8। तो मैंने आपको बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को मानना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। ठीक है, और वो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है? 16.8। तो मैंने अभी मोलरिटी का आपको फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिवाइड लगा दे किससे? 11.2 से। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको गिवन है, आप
11.2 से डिवाइड लगा देंगे, आपको मोलरिटी मिल जाएगा। नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं, मोलरिटी आ गया। एन फैक्टर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कितना लगाएंगे, इसके लिए 2 लगाएंगे, और 2 लगाने के बाद 5.6 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा मोलरिटी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है हम लोगों को। तो वेट बाई वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर हमें देखें, अगर हमें मोलरिटी गिवन है तो इजीली हम लोग वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखें, वेट बाई वेट परसेंट जब तक मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानना है कि हम लोग किसके लिए निकालना है, सॉल्यूट के लिए निकालना है। तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और इनटू किसका करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, 100 का। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालेंगे, हमारे पास मोलरिटी आ गया है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का माना है हमने, तो 1 लीटर का माना है, तो यही क्या होगा, हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का। ठीक है ना, सभी के समझ में आ रहा है ना बात। ये हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, देखें, जैसे हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो बस मोलर मास का हमें मल्टीप्लाई करना है मोल में, मोल ऑफ सॉल्यूट गेट्स मल्टीप्लाइड विद मोलर मास, वी गॉट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स हमें पता है कितने हमारे 16.8, जो मोलरिटी है वही हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है। तो ये आ गए हमारे मोल्स। मोलर मास हमें किसका निकालना है, H2O2 का है, तो H2O2 हमारा सॉल्यूट है ना यहाँ पर, तो 2 + 32 कितना आ गया हमारा यहाँ पर 34। तो बस ये आ गए हमारे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर ये मैंने मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखाना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमें 0.95, ठीक है, ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो वॉल्यूम भी हमें किस में लगाना है, यहाँ पर ml में लगाना है। तो वॉल्यूम ml में किस, 1 लीटर है हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ml में लगाएंगे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000। तो कितना आ गया ये 951। तो हमारा ये मास ऑफ क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमें यहाँ से ये सेकेंड पार्ट हो गया, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन। इसके बाद हमें वेट बाई वॉल्यूम निकालना है, आप तो कर सकते हैं, सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो बस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको सॉल्यूट का ही मानना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल ऑफ सॉल्यूट फार्मूला लगाना है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के मोल तो आप जानते हैं, अभी हम लोगों ने निकाले हैं, यहाँ पर लगाए 16.8 अपॉन 11.2 इंटू 34, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मोल में हमारे क्या है, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल, ठीक है, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। अब सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट है हमारा, बताएं, बाय डिफ़ॉल्ट हमें वाटर मानना है, तो वाटर के हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखें मास ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे, और मास ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे तो मास ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मोलर मास का डिवाइड लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मोल मिल जाएगा। तो बस सॉल्यूशन का मास तो हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पर कितना था 951। सॉल्यूट का मास भी हम लोग जानते हैं कितना है, सभी लोग बताएं, सॉरी यहाँ पर ये मोल जो है वो ये है, ठीक है, ये मोल है हमारे, तो ये मोल है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, अब मास ऑफ हमें क्या लगाना है, सॉल्यूट। तो 6.8 अपॉन 11.2 इंटू 34 डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है हमारा, H2O, तो H2O का बाय डिफ़ॉल्ट 18 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट। बस हम लोग को यहाँ पर लगाने ये वाली वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। पीपीएम है इसके बाद, पीपीएम हमें किसी के भी टर्म में निकाल सकते हैं, सपोज आप मास बाई मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको मास बाई मास के टर्म में बताया था फॉर्मूला पीपीएम का क्या होता है, मास बाय मास लिख लें और 10 टू द पावर मास बाय मास परसेंटेज लिख लें और 10 टू द पावर क्या कर दें 4 कर दें। तो मास बाय मास परसेंटेज हम लोग निकाल चुके, बस 10 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पीपीएम कंसंट्रेशन आ जाएगा। इसके बाद ठीक है, एक जेई में क्वेश्चन है जो आया 2012 में, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसको हम लोग अगले वीडियो में अगले में सॉल्व करके हम लोग इसको देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसके बाद मिक्सिंग ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूशन एंड मोलरिटी ऑफ आयंस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझा, देखें कैसे हम लोग इसका स्टडी करना है। जैसे NaCl है हमारा,
गौर से समझे। NaCl जो है वो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अगर मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये अपने एक्वस आयन्स में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब मैं इसके सपोज देखें मैंने, जैसे मान लो 1 मोल NaCl लिया तो यहाँ पर 1 मोल मुझे Na पॉजिटिव मिलेगा और 1 मोल क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। सिमिलर में यहाँ पर मैं मिली मोल्स इसके निकाल सकता हूँ। मिली मोल्स का अगर मैंने निकाला तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, MV होता है, तो MV से मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। तो अगर 20 मिली मोल मैंने NaCl के लिए तो 20 Na पॉजिटिव के और 20 Cl नेगेटिव के मुझे यहाँ पर ऑब्टेंड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है सभी के, ये क्लियर है, 20 मिली मोल्स। इसी तरीके से सेम हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको आप लोग खुद करें। BaCl2 के अगर मैंने लिया तो BaCl2 कैसे टूटेगा, Ba डाई पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव में, तो इसके मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, 20 मिली इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है, 20 मिली मोल है, मिली मोल, मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 20 ही इसके आयन के मिलेंगे और इसके जस्ट ट्वाइस मिली मोल्स, ट्वाइस मिली मोल हमें यहाँ पर किसके मिलेंगे, Cl के। तो ट्वाइस का मतलब कितना, 40 हो जाएंगे हमारे। तो 40 हमें किसके मिली मोल मिलेंगे यहाँ पर, Cl नेगेटिव के। तो आपसे कोई पूछे कि अगर मैंने 20 ml 0.1 m का NaCl का सॉल्यूशन लिया है तो बताएं इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो बताएं। तो कैटायन और एनायन के मिली मोल का रेशियो पूछेगा तो मिली मोल का रेशियो बता देंगे हम लोग। ये कैटायन और एनायन के क्या हो गया, कैटायन और एनायन के मिली मोल्स का रेशियो, कैटायंस और एनायन के मिली मोल्स का रेशियो, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे वो मोलरिटी का पूछता है रेशियो, तो मोलरिटी का रेशियो क्या होगा बताएं। मोलरिटी का भी यही रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि देखें मिली मोल का फॉर्मूला क्या होता है, MV ऑफ कैटायन अपॉन MV ऑफ एनायन। तो वॉल्यूम तो वॉल्यूम कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20/20, यहाँ कितना आ गया, 1 ही आएगा। अभी भी बात समझ में आ गया। सिमिलर वे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो है कैटायन इज टू, तो कितना आ जाएगा 1/2। इसके बाद देखें अभी तो मैंने ये इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिए थे, अब हम लोग इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग मैंने किया है किसका, 200 ml ऑफ 0.1 m NaCl और 300 ml 0.2 m CaCl2। तो इनका मिक्सिंग किया तो Na जो है वो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। सिमिलर वे CaCl2 लिया है मैंने, ये किस में टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव में। इसके मिली इक्विवेलेंट पता है कितना है, 20। तो यहाँ 20 आयन और यहाँ भी कितने 20 आयन। इसके मिली इक्विवेलेंट पता है कितने 30। तो इसके कितने यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितने 60। तो टोटल जो कैटायन है उनके मिली मोल कितने आ गए हमारे पास 50, और टोटल जो एनायन है, ठीक है, ये टोटल जो एनायन है उसके कितने आ गए हमारे यहाँ पर 80 आ गए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट करें। इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।